ओके, सो आज के जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर की कंडीशन क्या है, हीट क्या है, ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होती है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। आज जो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट निकालेंगे, और ये आपका न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है टॉपिक। उसके बाद ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्योंकि ब्लैक बॉडी से रिलेटेड फिर रेडिएशन से आगे वाले चैप्टर, आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं। और अगर टाइम बचता है तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ये आज का अपना एम है, पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? हाँ जी, क्या क्या पढ़ा था बेटा? यस, अदिति, क्या पढ़ा था बेटा लास्ट टाइम? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। यस, हीट कैपेसिटी। सेकेंड हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्ड क्या पढ़ा था? मोलर हीट कैपेसिटी। इसके बाद क्या पढ़ा था बताइए? लेटेंट हीट, यस, लेटेंट हीट। कैलोरीमीटर, यस, लेटेंट हीट, आप कैलोरीमीटर। हेलो चेंज ऑफ स्टेट, यस, चेंज ऑफ स्टेट, और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। पढ़ा आप लोगों ने ये टॉपिक? मैंने बोला था पढ़ के आइएगा। ये टॉपिक जो है मैंने आपको प्रोवाइड किए थे आई थिंक नोट्स में। क्या आपकी क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था? आई थिंक आपकी क्लास में डिस्कस हुआ था ये, राइट? चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस किया था ना मैंने? यस मैम। और यस मैम। ये वाला मैंने आपको बोला था कि पढ़ के आना। ये मैंने नोट्स में लिखा था, कुछ नहीं है इसमें, डेफिनेशंस है, पढ़ लेना थोड़ा सा। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैसे थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। मैंने एक क्वेश्चन दी थी। हाँ जी, क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वगैरह है तो बेटा क्लास के बाद पूछिएगा। इन टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी। नहीं मैम, आप कह रहे थे कि याद दिला देना। क्या? एक क्वेश्चन आपने दिया था। मैंने दिया था? अच्छा, हाँ, आंसर निकाल लिया उसका? यस मैम। क्या आया? AIF आंसर अच्छा ए। चलो, वो क्लास के बाद चेक करती हूँ मैं। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली ABCD ऑप्शन याद नहीं है कौन सा क्या क्या है। मैं चेक करती हूँ कि आपका सही आया है नहीं आया है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके मैम। ओके। अभी चेक करेंगे क्वेश्चन, बाकी बच्चे भी समझ लेंगे क्या है उसमें। अच्छा, इससे रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम फटाफट बताओ, नहीं आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे जो रहेगा आज का जो मेन टॉपिक फर्स्ट जो है वो है हीट ट्रांसफर। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? A to B या B to A? A to B. A to B, राइट? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो करती है, और टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है हीट फ्लो के लिए। लेट्स से 30 मिनट्स 35 मिनट्स के बाद दोनों का टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ 55 हो गया, यहाँ 55 हो गया, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? Equilibrium. यस, ये होगी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, सेम टेम्परेचर हो गया है। अभी हीट ट्रांसफर के मोड्स क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पता है किसी को? कंडक्शन के बारे में सुना है किसी ने? कंडक्शन, कन्वेक्शन सुना है किसी ने? यस मैम। यस मैम। रेडिएशन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए क्लास में जो बच्चे हैं, मिन्नत है, लकी है, अनुष्का है, वंदना है, और कमरुद्दीन का क्या नाम है, सानिया। ये बच्चे कुछ लाइन में खड़े हैं। ठीक है, ये लाइन में खड़े हैं सभी बच्चे, और लास्ट में खड़ी हूं मैं। मेरे को लास्ट में खड़ा कर दिया इन सब ने।
ठीक है मैम, आप लास्ट में जाओ। तो क्या करते हैं ये, यहाँ पे इसके पास बॉल है, मान लीजिए मिन्नत के पास बॉल है, बॉल समझिए कि हीट है। ठीक है, अभी ये इस बॉल को मेरे तक 3 तरीके से पहुंचा सकती है। पहला, ये इसको ट्रांसफर करे, ये फिर आगे ट्रांसफर करे, ये फिर आगे ट्रांसफर करे, ये आगे, और ऐसे करके बॉल यानी हीट जो है मुझ तक पहुंचाई गई है। ठीक है, दूसरा तरीका, यहां से ये खुद उठ के जाए और मुझे बॉल देके आए। और थर्ड, इसने सीधा थ्रो कर दिया। पहला केस, मान लीजिए जो स्टूडेंट है ये एक मॉलिक्यूल है या एटम है, उसने हीट को ट्रांसफर किया पर खुद अपनी जगह से नहीं गया कहीं पर भी, उसने हीट को आगे मॉलिक्यूल को दिया, आगे वाले ने अगले को दिया, ऐसे करके मुझ तक जो है हीट ट्रांसफर हुई, यानी एक पार्ट ऑफ सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ सिस्टम पर हीट पहुंची। इसको बोल रहे हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि हीटेड मॉलिक्यूल, जिसके पास हीट है, जो हीटेड मॉलिक्यूल है या पार्टिकल कह लो या एटम को लो, वो खुद उठ के जा रहा है। हीटेड मॉलिक्यूल खुद एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर कर रहा है, खुद अपने मोशन से। ठीक है, और थर्ड, उसने ना तो अपनी जगह छोड़ी, ना वो खुद वहां से उठ के गया, उसने डायरेक्ट थ्रो किया। दिस इज लाइक रेडिएशन। इसको हम अब प्रैक्टिकल तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक रोड है, ये कोई कॉपर की रोड है, ठीक है, इसमें आपके पास ये मॉलिक्यूल्स लगा लो, कुछ भी ले सकते हो, पार्टिकल्स बोल लो, एटम्स बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोल लो। अगर मैं इसको यहाँ से हीट करना शुरू करती हूँ, तो ये एनर्जी जो अब इस मॉलिक्यूल को मिलती है, तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, ये वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन करेगा तो कोलिजन होगा इसका आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अभी सेकंड नंबर वाले मॉलिक्यूल से इसका कोलिजन हुआ, फिर उसके पास एनर्जी आई, वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, फिर वो थर्ड को ट्रांसफर करेगा। ऐसे करते करते बाय द मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है एक पार्ट ऑफ सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ सिस्टम तक हीट पहुंच गई, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। मतलब वो अपना जगह को छोड़ के नहीं जा रहे, यस अपनी जगह पे वाइब्रेशन करके कोलिजन हो रहे हैं और फिर आगे भेज रहे हैं। तो ये होता है कंडक्शन। ठीक है, अभी करते हैं बात कन्वेक्शन की। ये आपके पास एग्जाम्पल है, टी पॉट है, ठीक है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है, नीचे से जो है हीट का सोर्स दिया गया। क्या होगा, अभी बेस गर्म होगा, बेस गर्म होगा तो सबसे पहले उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो गर्म होगी। ठीक है, वो गर्म होगी तो क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, यस और नो, ये बताओ चलो, एक्सपेंशन होगा या नहीं? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, अब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तो डेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी. कम होगी, यानी कि आपके पास जो बेस में फ्लूइड है उसका डेंसिटी डिक्रीज हो गया, अभी वो राइज करेगा, यानी हीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हीट को लेकर चल पड़े। ठीक है, और जो ऊपर फ्लूइड है वो अभी डेंसर है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ था, वो डेंसर है, वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर एक्चुअली में हीटेड मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तक हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जो ये मोशन के थ्रू पूरा फ्लूइड जो है वो गर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मल कन्वेक्शन। समझ में आ गया सबको? हाँ जी। Yes, ma'am. Ma'am. अच्छा, मैंने एक केस डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में, लैंड के साथ और सी वाटर के साथ एक कंपैरिजन किया था स्पेसिफिक हीट का, याद है किसी को? Yes, ma'am. क्या Yes, बताया ma'am. था वहां पे, स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या होती है, हाई होती है, लैंड की आपके पास कम है। ठीक है, तो सन का जो टाइम है, मतलब सूरज जिस टाइम निकला हुआ है, दिन का जब टाइम है, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी वाटर के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, इसके ऊपर वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है, ठीक है, वो हीटअप हो जाएंगे, क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म है, उसके कांटेक्ट में जो हुए वो हीटअप हुए, वो हीटअप होके क्या करेंगे, ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, यहां से जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीटेड मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी को लेके जा रहे हैं, हीट को लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ, इस तरफ क्यों चल पड़े ये, क्योंकि यहां जब ऊपर ये राइज करे तो यहां से एयर जो है इस तरफ आई, तो यहां पर भी एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया। ठीक है, यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है दूसरी जगह पे बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। ये आपका एक नेचुरल एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर हो गया कन्वेक्शन?
Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अभी जो थर्ड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा, लेट्स से आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सन है, आप रहते हो यहाँ धरती पे कहीं दूर, बाहर दिन में निकल जाओ, आपको जो सन की वार्मथ है वो फील होती है या नहीं होती है? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. तो यहाँ पर आपके पास एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ वैक्यूम है, ठीक है। तो यहां से यहां तक किस तरीके से पहुंचेगी हीट? रेडिएशंस की फॉर्म में। Radiations. रेडिएशंस क्या है? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको आप डिटेल्स में क्लास 12 में पढ़ोगे। रेडिएशंस को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे आर ट्रेवलिंग जस्ट लाइक वेव, जैसे लाइट वेव ट्रेवल करती है ना, वैसे ही। क्लियर हो गया? समझ में आ गया रेडिएशन क्या? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। तो तीन हमने हीट के मोड पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको हम एक पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। एक पतीला ले लो, ठीक है, बहुत ठंड हो रही है, चाय बनाते हैं। सबसे पहले डाला पानी, नीचे हमने गैस ऑन करी, यहां से क्या हुई? फायर, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है? फ्लेम्स आ रही है, तो यहां से रेडिएशन आएंगी। हाँ जी, एक बात याद रखिए, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, टेम्परेचर जब आप हाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो भी रेडिएशन एमिट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर भी रेडिएशन एमिशन है। जैसे ही आपके हाथ से टकराएंगी, हाथ एब्जॉर्ब करेगा उनको और आपको हीट फील होगा, वार्मथ फील होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ से बेस पे गई रेडिएशंस। इन रेडिएशंस की वजह से जो पतीले का बेस है, जो कि मेटल का बना हुआ है, उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगा, वो वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन्स होंगे, और कोलिजन के थ्रू जो है इस मेटल को हीट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब हीट ट्रांसफर होगा इसके अंदर और इसके हैंडल तक भी जाएगा, ठीक है। अभी ये बेस के ऊपर जो फ्लूइड, अच्छा ये क्या हो गया? मेटल में क्या हो रहा है? Conduction. यहां से क्या गया था? रेडिएशन। और इसके अंदर अभी जो बेस गर्म हो गया, उसके ऊपर का जो फ्लूइड है वो गर्म होगा, एक्सपैंड हो गया, डेंसिटी कम होगी, वो राइज करेगा, और ऊपर से ठंडा फ्लूइड नीचे की तरफ मूव करेगा। तो फ्लूइड के अंदर कौन सा आ गया? कन्वेक्शन। Convection. समझ में आ गया कैसे हो रहा है? ठीक है। बेस के साथ जो फ्लूइड कांटेक्ट में है, वहां क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन? कन्वेक्शन है। जो फर्स्ट जो फ्लूइड कांटेक्ट में गर्म हुआ, एक्सपैंड हुआ, राइज किया, Conduction. यस, कंडक्शन। जहां एटम्स मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है, ठीक है, वहां आपके कोलिजन्स की वजह से ट्रांसफर हुई है हीट। उसके बाद वो राइज किया है, ऊपर मूव करा, ऊपर से जो नीचे ठंडा पानी सिंक कर रहा है, तो एक साइकिल जो है कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, और कुछ टाइम बाद सारा पानी गर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. बता दो फिर फटाफट, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या रहेगा? Radiation. Radiation. बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इन वेव, इसको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन, यानी कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? अच्छा, इसका स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कॉपर की रोड है, एक ग्लास रोड है, एक वुड है। क्या सभी तीनों एक जैसा हीट कंडक्ट करेंगी? No, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मटीरियल अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, राइट। इट इज दी थर्मल कंडक्टिविटी। लिखो, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ ability of solid to conduct heat through it। मतलब उसकी कितनी एबिलिटी है, वो कितना एबल है उस ऑब्जेक्ट में से हीट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट के बारे में आप लोगों को पता है? वेरिएबल स्टेट क्या होती है, स्टेडी स्टेट क्या होती है, आप लोगों को पता है या नहीं, ये बताओ सबसे पहले। No, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले वही पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, और यहां से आप इसको हीट अप करना शुरू करते हो। लेट से कुछ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया, कुछ भी रैंडम कोई भी मान लो, ठीक है। जब आप इसको हीट करना शुरू करते हो, मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ पे 30 टेम्परेचर हो गया,
यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 5 हो गया। अभी कॉन्टिन्यूस हीटिंग चल रही है। नेक्स्ट स्टेज में 5 मिनट बाद आपने देखा टेम्परेचर जो है यहाँ पर हो गया मान लीजिए 60, नेक्स्ट पे हो गया 40 और इससे नेक्स्ट पे मान लो हो गया 20 और यहाँ हो गया 15। हीटिंग चल रही है, यानी टाइम के साथ हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब आप इसको कॉन्टिन्यूअस हीट करते जा रहे हो, कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे हीटिंग इसी का कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। यहाँ मान लीजिए 100 हो गया, ठीक है, यहाँ आपके पास 80 हो गया, ये 60 हो गया और ये मान लो 40 हो गया। दोबारा मैंने 10 मिनट बाद चेक करा, यहाँ क्या है, 100 ही है, इसका 80 ही है, इसका 60 ही है और इसका 40 ही है। ये क्या हो गया, ये है स्टेडी स्टेट। यानी अब हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, बट सभी का सेम नहीं है। एक का 80, एक का 60, एक का 40। टेम्परेचर डिफरेंस तो रहेगा, नहीं तो हीट फ्लो ही नहीं करेगा। अब इस कंडीशन, इस स्टेट के बाद क्या होगा, जब जो हीट आएगी, अब मान ली क्यू जो है अमाउंट ऑफ जो हीट आ रही है, वो जो हीट आएगी वो आपके पास सीधी ट्रांसफर होगी, मतलब यूनिफॉर्म रेट से आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये जो रोड है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। क्यू पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्यू बाई टी, अभी ऐसे विद टाइम जो है कॉन्टिन्यूस फ्लो करता रहेगा। समझ में आ गई ये बात? यस मैम। तो ये आपके पास है वेरिएबल स्टेट और ये आपके पास है स्टेडी स्टेट। अभी हम जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे स्टेडी स्टेट में। हम ये देखते हैं कि कंडक्टर में से कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है और वो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो इन स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, अभी इस तरफ एक टेम्परेचर मेंटेन हो गया, एक इस तरफ मेंटेन हो गया, अभी इसमें से हीट फ्लो कर रही है। इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट flowing through conductor depends on ये मान लीजिए Q है, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिपेंड किस किस पे कर रही है। लेट से ये आपके पास एक कंडक्टर मैंने बना लिया, इसका लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। यहां से इसमें से जो है हीट फ्लो करना चाह रही है, स्टेडी स्टेट मेंटेन है अभी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस जितना है उसके, T1 माइनस में T2। अभी जब सभी प्रोपोर्शनैलिटीज को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, Q इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय में L इंटू T, ठीक है। K क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि अब डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। K को हम अलग से निकाल लेते हैं। K क्या हो जाएगा, Q L A T1 माइनस T2 इंटू T। यूनिट बता दो बच्चों इसकी क्या बन सकती है। हाँ जी, Q की यूनिट क्या होगी, जूल। लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की आप केल्विन, यहाँ सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, जूल पर सेकेंड को कुछ और भी बोलते हैं या नहीं, जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हो आप, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, वॉट। यस, तो यहाँ जूल और सेकेंड को कंबाइन अगर कर दो तो इसको वॉट भी बोलते हैं, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऐसे भी लिख सकते हो, जूल मीटर इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज, ठीक है। तो सी के आपके पास
लिखे जा सकती अच्छा हैं। सर, हाउस ठीक है, पावर। ओके। अभी मुझे बताओ, एक Q के नीचे मैं T ले आती हूँ, Q बाई T, दिस इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाय में N। Q बाई T क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पर यूनिट टाइम कितना हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको हम एक और सिंबल से लिखते हैं, वो H, जिसको हम बोलते हैं हीट करंट। हीट करंट, अब इसको हीट करंट क्यों बोल रहे हैं जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब एक एनालॉजी, जैसे आप लोगों ने पढ़ी थी, एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा, मतलब स्क्रीन दिख रही है पर उसपे कुछ लिखा नहीं हुआ है अभी। Yes. ठीक है, मैम। यस। तो हम लोगों ने पढ़ी एनालॉजी, अभी दिखी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एनालॉजी। जैसे हमने रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या करा था, एक एनालॉजी वहां डिस्कस किया था, क्या लीनियर में अगर मास है तो वहां पे इनर्शिया है, वहां पे अगर वेलोसिटी है तो वहां एंगुलर वेलोसिटी है, वहां एक्सेलरेशन है तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये चीज पढ़ी थी ना आप लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट है तो Yes, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। Yes, ma'am. तो ऐसे ही हम लोग क्या एक एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आपके पास ये रेजिस्टेंस है और इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर क्या आपके पास एक रोड है, एक कंडक्टर मान लो, जिसमें से हीट जो है वो फ्लो कर रही है। यहाँ I इज इक्वल टू क्या होता था, Q बाई टी। यहाँ पे आपके पास H क्या है, कैपिटल Q बाई टी। तो यहाँ पे जैसे करंट है वैसे यहाँ पे हीट करंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाय आर है, वैसे ही अभी H का फॉर्मूला क्या निकाला था बेटा? I क्या है, हीट करंट की तरह। H इज इक्वल टू आपने निकाला है के ए डेल्टा टी बाय में एल। डेल्टा टी इज लाइक पोटेंशियल, तो बचा हुआ टर्म को हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा टी बाय में एल बाय में के ए लिख लिया, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं V बाय में आर से। तो L बाय के ए क्या हो जाता है यहाँ पे, थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, जिसका अभी आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में छपा होना चाहिए बिल्कुल, ये तो बहुत यूज होएगा आपकी क्लासेस में। ठीक है, और दूसरा चीज, आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी क्या हो सकता है कि रोड को आप अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हो, सीरीज में कंबाइन कर सकते हो, पैरेलल में कंबाइन कर सकते हो। तो हम लोग जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के केस में किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ R1 R2 है, I करंट है, तो सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है। यस, ठीक है। इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, R इक्विवेलेंट और A करंट, ये वन एंड द सेम थिंग है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली मैं रोड के लिए कैसे कर सकती हूँ, कंडक्टर्स दो मान लीजिए, दो कनेक्टेड है, एक अलग मटेरियल है, एक अलग मटेरियल है, एक इसका K1 हो गया, इसका K2 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यहां से आपके पास क्या आ रहा है, हीट करंट। तो सीरीज के केस में यहां मान लो H1 करंट है, यहां मान लो H2 करंट है, तो मतलब वो सेम ही होगा, H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2 होगा। अलग अलग हमने यहाँ मेंशन इसलिए कर दिया क्योंकि H का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाय में L। ठीक है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ L1 है, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। इसका मैं इक्विवेलेंट बना सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ऐसे। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी फाकिया, L1 प्लस L2, L2. यहाँ A हो गया, और K इक्विवेलेंट, यहां से H फ्लो कर रहा है इसमें से। ये मैंने क्यों लिखा है अभी आप समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे,
R1 प्लस R2 होता था ना सीरीज के केस में, Yes, ma'am. वैसे ही हम हम्म। लोग यहाँ पर एक RTH इक्वलेंट, दिस इज इक्वल टू RTH1 प्लस में RTH2 थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर भी सीरीज की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस जो है RTH1 प्लस RTH2 हो गया, इक्वलेंट जो उनका बनेगा। अभी R आप लोगों ने निकाला था L बाय में KA। दोनों केसेस के लिए मुझे बता दो RTH1 RTH2 क्या होगा। अगर मैं इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूं इस वाले मेटल के लिए, तो क्या लिखूंगी RTH1 L1 बाय में K1A। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या लिखूं, बताओ आप लोग, बताओ अभी। L2/K2A। L2 अपॉन में K2A। और ये वाला टोटल लेंथ कितनी होगी इसके केस में, L. 1/R। अपॉन L। K इक्वलेंट इंटू A। तो A से A कैंसिल हो गया, निकालना है मेरे को K इक्वलेंट कितना होगा। K इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाय में, ये पूरा नीचे ले लिया, L1 बाय में K1 प्लस में L2 बाय में K2। एक्सप्रेशन याद रहे बहुत बढ़िया, ना याद रहे तो निकाल सकते हो। क्लियर हो गया सीरीज का केस। Yes, ma'am. अभी हम करते हैं नेक्स्ट पैरेलल का केस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार पैरेलल केस समझो। हाँ जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल केस। चलो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो आपको दिमाग में ऐसे होगा इसका आंसर क्या रहेगा। चलो यही बता दो पहले, फिर पैरेलल केस डिस्कस करते हैं। क्या B। आंसर आएगा, A A. B दोनों। A. Ma'am, C. C A B। होगा C. Ma'am, C. भी डिस्कस किया हमने 2 मैम यूनिट। मैम बहुत Ma'am, C. सी C. जूल में A भी है और B वॉट में भी है। ठीक है, अच्छा पैरेलल केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, ये R1 अगर है, ये R2 है, ये करंट है। करंट यहाँ पे सेम होता है अलग अलग, अलग मैम अलग। यस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग R इक्विवेलेंट जब निकालते थे तो ये फॉर्मूला यूज करते थे 1/R1 प्लस में 1/R2। सिमिलरली अब हम यहाँ कुछ ऐसा करेंगे, ये मान लीजिए दो जो है स्लैब कह लो, रोड कह लो, कनेक्टेड है। यहां से अब हीट करंट आ रहा है, हीट करंट अब यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, H1 और H2। तो H कितना हो जाएगा, पहली बात तो H1 प्लस में H2, और वहां क्या था H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2। ये दोनों बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, वहां पर सीरीज में H इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू H2 है, यहाँ H इक्वल्स टू H1 प्लस में H2 है। इसका मान लेते हैं या K1 है या K2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, A2 है, और ये लेंथ मान लो L है। इसका मैं कंबाइन भी बना सकती हूँ, ये एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस में A2, और ये लेंथ L है। मान लीजिए ये हीट करंट आ रहा है और K इक्विवेलेंट हो जाएगा। मुझे K इक्विवेलेंट निकालना है कितना है। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस से कहानी शुरू करती हूँ। 1 बाय में RTH इक्विलिब्रियम या इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/RTH1 प्लस में 1/RTH2। R आपको पता है कितना, L बाय में KA। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे RTH1 बता दो कितना होगा। इसके लिए बताओ बच्चों, नींद तो नहीं आ रही, No, ma'am. बता देना नींद में आ रही हो, कुछ और डिस्कशन कर लेंगे। आ रही है। आ रही है, नहीं देखो पानी पी के आओ फटाफट गुड़िया, पानी लेके आओ, सोना नहीं है अभी तो, आधा घंटे का लेक्चर बाकी है। ठीक है, टाइम अगर आप लगा रहे हो अपने आप को अलर्ट रखो, सीधे बैठो, एक तो सीधे बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो नींद आएगी। मौसम भी कुछ ऐसा ही है, कंबल में घुस के सो जाओ बस फटाफट। पिया है पानी, Yes, ma'am. हाँ, पीने जिसको जाओ। भी नींद आ रही है पानी पी के आओ उठ के जरा फटाफट। और अब मुझे बताओ RTH1 क्या होगा।
क्या लिखूं बेटा? RTH1 K1 A1 upon A1 K1 plus 2. A1 अपॉन L, L ऊपर चला गया, राइट। सिमिलरली Yes, आप ma'am. दूसरे के लिए लिख सकते हो K2 A2 ऊपर चला गया L। यहां पे लिख लो इसको देख के K इक्विवेलेंट, और देखो उल्टा करा ना हमने कुछ, यस L बाय K Yes. है ना, यहाँ आएगा L बाय K। K1 A1 ऊपर आएगा, यहाँ L आएगा, यहाँ L आएगा, E हो गया, और इधर आएगा K इक्विवेलेंट इनटू में A1 प्लस में A2 डिवाइडेड बाय में L। समझ में आई ये बात सबको? L से L cancel. यस, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट कितना बना? K1 A1 प्लस में K2 A2 बाय में A1 प्लस में A2। A2. ठीक है, एक्सप्रेशन याद रहे, बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो निकाल लेना। समझ में आ गई सबको कहानी? Yes, ma'am. जिसको नींद आ रही थी नाम बताओ अपना पहले, मैं रखूंगी आपको अलर्ट अभी क्लास में। बताओ बेटा क्या नाम था? अब नहीं बोलेगी। अच्छा, सानिया को ही नींद आ रही थी, ठीक है सानिया, अभी मेरा पूरा ध्यान रहेगा, सानिया को सोने नहीं देना है, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ अब क्वेश्चन सानिया, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है? बाकी बच्चे Parallel. यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये आपके पास। जैसे कि ये रोड अगर है, ये इससे कनेक्टेड है ऐसे। अच्छा क्वेश्चन देखो, टू रोड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर, यानी कि इसका K1 है, इसका K2 गिवन है। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2, ठीक है। एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रोड क्या निकालना है? K इक्विवेलेंट। किसी ने किया हुआ है क्वेश्चन? किसी ने No, भी सॉल्व ma'am. नहीं किया हुआ? चलो आज कर लो। सबसे पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये टेम्परेचर T1 पे मेंटेन्ड है, ये T2 पे मेंटेन्ड है। H का फॉर्मूला क्या होता है? K A डेल्टा T बाय में L, राइट। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि इस केस में H होएगा H1 प्लस में H2। पैरेलल में यही बताया ना? Yes, ma'am. ठीक है, अभी H1 H2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? एरिया बताओ, एरिया क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट आपको फिगर दिखा रखा है, तो लेट्स से सेम ही है, ठीक है। ये 2A हो जाएगा। ये लेंथ D गिवन है क्वेश्चन में, यहां भी D ले लेते हैं, और ये हो गया K इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां से टोटल जो H आ रहा है। अभी सबसे पहले इसको देख के मुझे बताओ वैल्यू क्या क्या रखूं? H की वैल्यू क्या रखूं? H की वैल्यू K इक्विवेलेंट इनटू में एरिया कितना है? 2A है यहाँ पे, टेम्परेचर T1 माइनस T2 है, डिवाइडेड बाय में D। H1 बता दो अब, H1 बताओ। K1 A T1 माइनस T2 बाय D प्लस में K2 A T1 माइनस T2 बाय D। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, D गया, एरिया भी गया, टेम्परेचर भी गया, क्या बचा? ट्वाइस ऑफ K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस में K2। K इक्विवेलेंट कितना आ गया? क्या हाफ ऑप्शन K1 K2 क्या ऑप्शन सही है? D। डी। और अगर एक्सप्रेशन याद होता, K इक्विवेलेंट K1 A1 प्लस K2 A2 बाय A1 प्लस A2, 3 सेकंड में हो जाता। क्या था एक्सप्रेशन? K1 A1 प्लस में K2 A2 बाय में A1 प्लस में A2, यही था ना? Yes, ma'am. ठीक है, A1 A2 की जगह A आ जाता और नीचे A1 प्लस A2, A प्लस A 2A हो जाता, तो ऊपर से A कॉमन लेते, नीचे से A कैंसिल आउट हो जाता।
ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है एक्सप्रेशन याद नहीं होते हैं, तो निकालना आना जरूरी है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब आप के इक्विवेलेंट्स निकालते हो सकता है कोई सीरीज का कॉम्बिनेशन दे दे, ठीक है, कोई और उसके डिजाइन में चेंज कर दे, हो सकता है आपको ऐसे भी दे दे, इस तरीके का कोई फॉर्म दे दे। ठीक है, तो अभी कितने भी क्वेश्चन हम इस पे बना सकते हैं, के इक्विवेलेंट पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी को मिले तो करिएगा, बुक्स में ढूंढिए, अलग अलग जो है डायग्राम्स होते हैं इनके, अलग अलग वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है बेटा वो है टू मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3k and k, दो मटेरियल्स ले लिए 3k और k एंड थिकनेस d एंड 3d, यानी कि वो लेंथ ही है, are joined to form slab as shown in the figure. The temperature of outer surface are θ2 and θ1 respectively, और θ2 बड़ा है θ1 से, तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा, 2 to 1 या 1 to 2? सानिया 2 to 1. Yes. No, 1 to 2. नहीं No, नहीं, 2 to 1. जो टेम्परेचर बड़ा है वहां से लोअर टेम्परेचर की साइड हीट फ्लो करता है। ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये मान लीजिए दो इस तरह कनेक्टेड है, यहाँ θ2 है, यहाँ θ1 है, और यहाँ मान लीजिए थीटा है, और वो थीटा निकालना है। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द इंटरफेस, ये निकालना है आपको। ये 3k गिवन है, ये k गिवन है, ये d है और ये 3d है। k निकालना, आपको क्या निकालना है, थीटा, ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, अभी एक बात बताओ मुझे, θ2 थीटा से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा. बड़ा. थीटा θ1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा. सोच लो, हीट फ्लो कर रहा था हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास θ2 बड़ा होगा थीटा से और थीटा बड़ा होगा θ1 से, अगर इस तरफ ऐसे हीट फ्लो कर रहा है। स्टेडी स्टेट में भी बताया था ना, टेम्परेचर पीछे वाले क्रॉस सेक्शन का ज्यादा है आगे वाले के क्रॉस सेक्शन से, तभी तो उससे आगे तक हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर होगी बात? यस। ओके, तो अभी मेरे को एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट कैसे लिखते हैं? यही लिखते हैं, 1 is equal to H2. तो H1 H2 बता दो, H की तो हमें जरूरत ही नहीं है। H1 H2 को कंपेयर कर लो, आपके पास थीटा आ जाएगा। क्या था H? आ जाएगा A डेल्टा T बाय में L। L. बताओ जरा, H1 कितना होगा? 3k। एरिया, एरिया देखो दे नहीं रखा, लेकिन आपको फिगर गिवन, आप समझ जाओगे कि दोनों में सेम ले लेते हैं। डायरेक्ट तो फार्मूले पर आ जाएगा, हाँ जी, डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा। डायरेक्ट Yes. फॉर्मूले से क्या निकालोगे? डायरेक्ट फॉर्मूले से तो के इक्विवेलेंट निकालोगे। थीटा आ सकता है, हाँ यस। हाँ, वहां पे आप कर नहीं उसमें, चलो वो भी देखते हैं, पहले ऐसे करके देखते हैं। 3k A, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। θ2 2 minus θ1. डिवाइडेड बाय में D, दिस इज इक्वल टू k A, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस में θ1 डिवाइडेड बाय में D। ठीक है, 3D, यहाँ पे 3D है, इस केस में देखो ये 3D की बना है, तो यहाँ से A से A कैंसिल हुआ, K से K कैंसिल हुआ, D से D कैंसिल हुआ। बताओ मैम, बच्चों क्या अलग अलग लग रहा है, क्या लग रहा है? अलग अलग लग रहा है। अलग अलग लग रहा है? यस मैम। क्या अलग लग रहा है? मैम फिगर के हिसाब से तो क्या चीज? D? मैम एरिया। नहीं, सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है यहाँ पे। ओ ठीक है, मैम ठीक है ठीक है। θ1 दिस इज इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 9 θ2 बाय में 10 प्लस में θ1 बाय में 10। समझ में आ गया सबको? तो हमेशा याद रखिए, सीरीज में आप ऐसे लेंगे हीट करंट, और पैरेलल में क्या लेंगे? H1 प्लस में H2। ठीक है, अभी कौन बोल रहा था? फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल गया बेटा आपका?
नो मैम, नहीं निकला। नहीं, वहां के इक्विवेलेंट है ना, या तो आप पहले के इक्विवेलेंट निकालो। क्या था वो? के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाय में A1 प्लस में L2 बाय में A2, और क्या नीचे क्या था? सॉरी, L1 प्लस L2 बाय में L1 बाय में K1 एंड L2 बाय में K2, ये आएगा आपके पास, ये ऊपर आएगा L1 प्लस में L2। चलो ठीक है, डी आपको गिवन है, ये भी गिवन है, एरिया भी मैं अगर सेम मान लूं तो पहले आपको के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना, यस। ठीक है? तो पहले के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। दिस इज इजियर, डायरेक्ट आप सीरीज में हीट करंट का कंपैरिजन ही तो करना है, ठीक है? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है ये, तीन ही तरह के क्वेश्चन मेजर रहते हैं इसमें। एक तो के इक्विवेलेंट वाला, एक इंटरफेस पे कहीं टेम्परेचर निकालना पूछ सकते हैं, और थर्ड जो है वो ये वाला जो केस है जिसमें पिछली क्लास का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, लेटेंट हीट। क्या लिखा है? अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.1 मीटर इज एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम। यानी एक तरफ स्टीम है, ठीक है, और एक तरफ क्या है? अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रेस्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब इन 1 आवर 4.8 kg आएगा यहाँ पे, kg ऑफ आइस इज मेल्टेड, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज कितना होगा? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब कितना होगा जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना दे रखा है? तो निकालना क्या है? के। कैसे करें बच्चों, कैसे करें? अच्छा, लेटेंट हीट क्या था? आइस जब मेल्ट हो रही है तो M कुछ, into LF। यस, Q इज इक्वल टू mn। यानी आइस जब मेल्ट हो रही है तो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है, और जो इन्होंने स्लैब ऑफ स्टोन दिया है ये हीट को कंडक्ट कर रहा है। एक तरफ तो उसके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक तरफ उसके आइस लगा दिया है, यानी कि एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी जब यहां से हीट ट्रांसफर होगा स्लैब में से तो आइस एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट होगा। ये कहते हैं कि 1 घंटे में 4.8 kg आइस मेल्ट हो गया, तो कितनी हीट ले ली उसने? कितनी हीट ले ली? 4.2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि गिवन है 3.36 इंटू 10⁵। समझ में आई बात? 1 घंटे में कितना लिया जो एब्जॉर्ब कर लिया, और 1 घंटे में उधर से कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू कितना होता है? अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो कितना था बेटा? Q इज इक्वल टू आया था के ए T1 माइनस T2 इंटू टी बाय में L। L। तो हम ये देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, उतना ही 1 घंटे में उस तरफ एब्जॉर्ब हुआ है, राइट? तो यहाँ पर के हमको एक्चुअली में निकालना है वैसे तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको ml से, ठीक है? तो यहाँ पर के कितना हो जाएगा? L M कैपिटल L डिवाइडेड बाय में A T1 माइनस T2 इंटू टी। L कितना है? 0.1। M कितना है? मास ऑफ आइस 4.8, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 3.36 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय में एरिया 0.36, और टेम्परेचर डिफरेंस, एक तरफ स्टीम है और एक तरफ आइस है, 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और टाइम 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास करोगे या बता दूं? करके देखो फटाफट, सॉल्व कर रहे हो बच्चों? सबसे पहले तो ये जीरोस देख लो, 1 2 3 4 ये है, 5 ऊपर है, ठीक है? तो 1 10 ऊपर बचेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर लो, ये खत्म। बचा आपके पास 4.8
इंटू में 3.36 डिवाइडेड बाय में 0.36 इंटू 36, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही है, मैं आंसर बता देती हूँ। 1.24 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। आया किसी का? हाँ, तो थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो ये रहता है जिसमें हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस और नो तो बोलो भाई। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मनीष समझ में आया? वंदना, Yes, ma'am. आकृति, Yes, ma'am. अनुष्का। ठीक है, तो देखो हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे हैं। के इक्विवेलेंट का करा, इंटरफेस पे टेम्परेचर निकालने का कॉन्सेप्ट किया, और एक आइस वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन आपको मिले आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेडिएशंस। रेडिएशंस अभी हमने पढ़ा क्या है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और दूसरी चीज आप मुझे ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो एमिशन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकेंड, मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है। हाँ जी बताइए फिर, दिख रही है तो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा या एमिशन करेगा? एमिशन। और अगर उल्टा हो जाए तो Absorption. अभी 2 चीज पढ़ते हैं हम लोग, एमिशन पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी में मे बी आपको ना मिले। तो एमिसिव पावर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर जो है रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, तो आपके पास रेडिएशंस की फॉर्म में क्या आ रहा है? हीट ही तो आ रहा है ना। तो जो हीट एमिट हो रही है, हीट emitted by body is proportional to area, कि उसका एरिया कितना है। दूसरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू EAT। ई होता है एमिसिव पावर, वो आपके पास मटेरियल पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा चीज हम जो इसमें पढ़ सकते हैं, ई लैम्डा, कई बुक्स में लिखा होगा ई लैम्डा, ये होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेटा ऐसा नहीं होता। हाँ जी, 5 मिनट लगेंगे, क्लास को मैक्सिमम 5 मिनट और लगाएंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेंज ऑफ वेवलेंथ एमिट होती है। मान लीजिए 1000 रेडिएशंस है, उनमें से 900 रेडिएशंस एक लैम्डा की हैं, बाकी थोड़ा आसपास की होंगी। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर जब हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, तो सेकंड जो आपके पास टॉपिक रहेगा इसमें, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर ये क्या होगा? मान लीजिए आपके पास 1000 रेडिएशंस आ रही हैं, उनमें से 500 एब्जॉर्ब हुई, बाकी नहीं हुई। ठीक है, तो हम लोग एक रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले लिखो ये परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंटेड, यानी उसके ऊपर जो टोटल हीट इंसिडेंट हुई है उसमें से कितना परसेंटेज उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब किया है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय में हीट एमिटेड, सॉरी हीट इंसिडेंटेड, हीट जो इंसिडेंट हो रही है, नॉट एमिटेड, एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है अभी, हीट इंसिडेंटेड।
एट ए इंस्टेंट, ऐसा नहीं अभी कर रहे हो और फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितना इंसिडेंट हुई उसमें से कितना एब्जॉर्ब हुई। परसेंटेज मैंने लिखवाया डेफिनेशन में, परसेंटेज आप निकाल सकते हो, इनटू में 100 कर दो इस रेशो को तो परसेंटेज निकल जाएगा। अभी एक ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। अगर जितनी हीट उस पे इंसिडेंट हुई उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली तो एक ही वैल्यू क्या होगी? 100%। 100 प्लस n। अगर आपके पास हीट एब्जॉर्ब हीट इंसिडेंट के इक्वल हो गया, जितनी इंसिडेंट हुई उतनी एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट इंसिडेंट इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब। एक ही वैल्यू कितना हो गया? अच्छा आप 100% बोल रहे थे, ठीक है ठीक है, यस बिल्कुल 100% हो गया। रेशियो में बात करें तो 1 हो गया, तो 1 से छोटी और 1 के इक्वल। और अगर जितना डाला उसके ऊपर उसमें से एक भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा? कितना होगा बेटा? 0%। 0, यस 0। तो दो आपके पास मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी के बारे में ये बताइए, किसी को पता हो तो। मैम जो रेडिएशन को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेती है। यस, विच एब्जॉर्ब्स all radiations at any temperature and at any incident angle। ठीक है, मान लो ये कोई भी बॉडी है, ये मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, तो इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन एमिट हो रही है किसी भी टेम्परेचर पे, ये सभी की सभी एब्जॉर्ब कर लेगी, किसी भी एंगल पे आ रही हो एब्जॉर्ब कर लेगी। समझने वाली बात क्या है? ऐसा नहीं होगा कि कोई रेडिएशन आई और रिफ्लेक्ट हो गई, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है। रिफ्लेक्शन कितना है? 0। ऐसा भी नहीं होगा कोई एब्जॉर्ब इसने करी और एटम मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कोलिजन हो गए वो कहीं से बाहर निकल गई, नहीं, ट्रांसमिटेंस नहीं होगा। ये होता है ट्रांसमिटेंस 0। अच्छा, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन कितना होगा? एक ही वैल्यू 1। यस, ट्रांसमिटेंस स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ट्रांसमिटेंस क्या होगी? 0। और आपके पास एब्जॉर्प्शन 100%, यानी कि एक ही वैल्यू 1। समझ में आ गया सबको? फिर आप कुछ जनरल क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैम ब्लैक बॉडी को ब्लैक क्यों बोलते हैं? सबसे पहले बात, इसको कंपैरिजन ब्लैक कलर से ही कर दिया। बाकी कलर्स के मुकाबले ब्लैक कलर सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन दिखाता है, यस और नो? गर्मियों में ब्लैक स्वेटर पहनो, बुरी हालत हो जाएगी। टेम्परेचर व्हाइट के कंपैरिजन में आपको पता लगेगा कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? तो इसलिए क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एब्जॉर्प्शन दिखाता है कलर, तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक कलर इज ब्लैक बॉडी, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको कलर शो होता है वो रिफ्लेक्शन वाला कलर शो होता है, तो इसमें रिफ्लेक्शन 0 है, तो आपको कौन सा कलर शो होगा? ब्लैक। ब्लैक। यस, ब्लैक कलर होगा। और ऐसा नहीं है कि एमिशन नहीं करती ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एमिशन भी होगा, रेडिएशंस एमिट करेंगी, बल्कि जो गुड एब्जॉर्बर होती हैं वो गुड एमिटर होती हैं, ठीक है। ये एमिशन शो करेगा और एमिशन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी शो करता है। समझ में आई बात सबको? हाँ जी बच्चों। यस मैम। मैम ठीक है, मैम तो इसके इसके डायमेंशन डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। डायमेंशन तो बेटा कुछ भी हो सकता है, बॉडी का एरिया कुछ भी हो सकता है। मैम क्लास फिनिश कर दो। नींद आ रही है सानिया को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किरचॉफ्स लॉ यही है कि गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर होते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे जो 3 टॉपिक बच गए वो है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स कूलिंग और थर्ड इज स्टीफन, और तीनों पे कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम जितने हम कवर कर पाएंगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। मैम कल टेस्ट है। कल टेस्ट है बेटा, यस कल टेस्ट है आप लोगों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। पीसीएम होगा, अगर पीसीएम है तो पीसीबी है,
तो पीसीबी का होगा, हो जाएगा, लिंक आ जाएगा सुबह आपके पास। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ आप सभी के बहुत बेहतरीन नंबर आए और मुझे जरूर अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा। ऑफिशियल नंबर पे सभी बच्चे अपने मार्क्स मुझे शेयर करेंगे, ठीक है बेटा? यस अच्छा, और कोई इसके अलावा प्रॉब्लम पीछे वाले लेक्चर में तो बताओ।